हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, हिंदी क्लास के बच्चे, है ना। अब हम लोग देखते हैं बहुभुज के कुछ प्रकार। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। देखो, उत्तल और अवतल, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और इसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो अब इसमें दिखा रहा है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन सब में बाहर निकला हुआ है, इन सब में कॉर्नर बाहर निकला हुआ है और इसमें कॉर्नर ये है अंदर, है ना। तो जिसके कॉर्नर्स बाहर निकले रहेंगे, है ना। नीचे 3 बहुभुज दिए गए हैं, इनमें क्रम संख्या 3 पर अंकित बहुभुज अभी तक बना अन्य बहुभुजों से अलग है। क्या आप बता सकते हैं कि यह अलग क्यों है? यह अलग इसलिए है क्योंकि ये कॉनकेव बहुभुज है। कॉनकेव मतलब अवतल बहुभुज, है ना। यदि ऊपर के तीनों बहुभुजों को में हम विकर्ण खींचे तो तीसरे बहुभुज का एक विकर्ण जो शीर्ष ए एवं बी को मिलाता है ना, बहुभुज के बाहर होगा। ठीक है, तो यह एक अवतल बहुभुज का उदाहरण है, यानी कि जिस बहुभुज के विकर्ण बाहर हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। ठीक है, ऐसे 3 ऐसे अवतल बहुभुज और बनाइए, है ना, तथा इनमें उन विकर्णों को पहचानिए जो पूरे के पूरे अथवा उसके कुछ भाग बहुभुज के बाहर हो। ठीक है, तो अब याद रखना है कि जिसका विकर्ण बहुभुज के अंदर रहेगा, है ना, ये इसका विकर्ण हो गया, इसका विकर्ण ये हो गया, इसका विकर्ण ये हो गया, है ना। तो जिसका विकर्ण बहुभुज के अंदर ही रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। ठीक है, और तीसरे बहुभुज का एक विकर्ण जो शीर्ष ए और बी को मिलाता है, ठीक है, वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से एक ये खींचो तो क्या देख रहे हैं? बाहर चला गया। यहाँ से इसको मिलाओ, बाहर चला जा रहा है ना। तो ये इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर। ऐसे याद रखना कि जो इसका एक कोना अंदर धंसा हुआ रहेगा वो अवतल होगा और जिसका सब कोना बाहर निकला हुआ रहेगा वो उत्तल होगा। ठीक है, अब आते हैं सम बहुभुज और विषम बहुभुज। मतलब वैसे बहुभुज जिसका सम भुजा हो। जब बहुभुजों में सभी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण समान हो, है ना, तो वैसे बहुभुज को हम लोग बोलेंगे सम बहुभुज, है ना। जैसे ये मान लो साइड है और ये साइड्स ए ए ए ए, ठीक है, तो सभी बहुभुज बराबर है और सभी अंतःकोण, अंतःकोण बोलते हैं अंदर वाले कोण को, है ना, इसको बोलते हैं अंतःकेंद्र। ये अंतःकोण, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल।
और एक बाहरी एंगल भी होता है ना, ब्रह्मकोण, ये कहलाएगा ब्रह्मकोण, ब्रह्मकोण, एक्सटर्नल एंगल। है ना, जो कोण आकृति के बाहर हो वो एक्सटर्नल होगा, जो कोण आकृति के अंदर हो, से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब अंतःकोण कहलाएगा। तो अब याद रखना है कि जब अंतःकोण और सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण बराबर हों तो वह समबाहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी अंतःकोण बराबर हों या समान हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। ठीक है, उसी तरीके से वर्ग और समबाहुभुज, त्रिभुज, समबाहुभुज के उदाहरण हैं, जैसे कि स्क्वायर, इसके सारे कोण होते हैं 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। 90 डिग्री को ऐसे स्क्वायर बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सब साइड बराबर, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर। और उसी तरीके से तीनों साइड बराबर और त्रिभुज के, तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, और तीनों कोण बराबर हो, ये होगा 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण जिसके 60 डिग्री हो उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहुभुज के उदाहरण हैं। क्लियर? तो याद रखना है कि जिसके सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण समान होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। चाहे वो त्रिभुज हो, स्क्वायर हो या पंचभुज हो, ऐसे। ये हो गया। सब एक एंगल का है ना, और एक लेंथ का। ये सब बराबर हो, ये सब भी बराबर हो। ठीक है, उसी तरीके से अब जिसकी सभी भुजाएं, समबाहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण के माप समान होते हैं, समान माप के होते हैं, ये तो हम लोग जान गए। अब उसी तरीके से विषम बहुभुज में लेंथ भी डिफरेंट होगा और एंगल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ये लेंथ ये ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे आयत, है ना। इसका ये लेंथ या इसको लेंथ बोलो तो ये हो गया ब्रेथ। ब्रेथ लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे आयत, रेक्टेंगल, आयत या रेक्टेंगल। अब इसमें बनावट के आधार पर सम और विषम बहुभुज की पहचान की जाती है। इसमें तीनों बराबर है तो ये सम हो गया, इसमें बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं ये सब बराबर दिख रहा है ना, लेकिन अंतःकोण बराबर नहीं है, तो अंतःकोण बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये सब बराबर है, 6 के 6 साइड और 6 एंगल, ये सब बराबर। ठीक है, सब मान लो थीटा है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सम, समबाहुभुज। इसमें ये अलग दिख रहा
इन लोगों से, है ना, ये 4 बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये हो गया विषम। इसमें भी देख रहे हैं ये और ये तो बराबर है, ये और ये चारों बराबर है, लेकिन ये और ये दोनों अलग है ना, तो इसलिए ये हो गया विषम। ये दोनों आकृति एक तरह की दिख रही है, लेकिन ये सम है और ये विषम है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुभुज के अंतः कोण का माप क्या होता है। अंतः कोण अभी बताए हैं, त्रिभुज के आकृति के या बहुभुज के अंदर, बहुभुज के अंदर जो कोण होता है उसे अंतः कोण कहते हैं। अंतः कोण कहते हैं। तो ये हो गया अंतः कोण का डेफिनेशन। अंतः कोण किसे कहते हैं? बुरा कोण त्रिभुज के बाहर है। तो अब कह रहे हैं कि इसको जांच करने के लिए अब हम लोग देखते हैं बहुभुज के, त्रिभुज, पंचभुज, ये सब। तो इसकी सहायता से हम चतुर्भुज, पंचभुज आदि के अंतः कोण प्राप्त करेंगे। तो देखो, पहले याद रखो कि कोई भी त्रिभुज हो, है ना, कोई भी हो, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी सी। तो ये हो गया ए, इसको हम लोग एंगल ए लिखेंगे। ये हो गया बी, इसको एंगल बी लिखेंगे। और ये हो गया सी, एंगल सी लिखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की माप क्या होती है? 180 होती है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, इसको बोलते हैं डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री ना। अब जो एंगल रहेगा, देखो इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, है ना। एक तो एंगल ए ऐसे लिख दिया, इसको एंगल या कोण बोलते हैं। ये जो लेटर है इसको बोलते हैं कोण या एंगल। इंग्लिश में एंगल, हिंदी में कोण, ANGLE। ANGLE एंगल। और इसको एक तरीके से और लिखते हैं, देखो ऐसे BAC या CAB, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAC या एंगल CAB। ठीक है, ये 7 क्लास में सिखाया जाता है। CAB या BAC या सीधे एंगल ये, या कोई और वैल्यू भी आप अपने मन से दे सकते हैं। मान लीजिए x दे दिया तो हमारा a बराबर x हो गया, b बराबर y, c बराबर z ना। तो सबको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे एंगल b है तो एंगल b बराबर y ये भी लिख सकते हैं, और बराबर इसके कोई और ये, जैसे एंगल ABC या एंगल CDA। बस ये इसमें ध्यान रखना है कि जो एंगल वाला बिंदु है, पॉइंट है, उसको बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ए वाला था तो हम ए बीच में रखे, बाकी ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड उससे कोई मतलब नहीं। इसको पहले रखो या इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो या इसको बाद में रखो, कोई मतलब उससे नहीं है। तो इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। आगे चल के कोई एक तरीका आदमी यूज करता है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अब जैसे एंगल सी है तो एंगल सी को आप जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, और इसको आप ACB या एंगल BCA दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बस शर्त यही है कि सी पॉइंट बीच में रहना
चाहिए। अब इस मेथड की मदद से हम लोग चतुर्भुज और पंचभुज का कोण निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक डायगोनल मिलाया BD। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ये एक ट्रायंगल बन गया इन चतुर्भुज ABCD। ये चतुर्भुज के वर्टेक्स हैं ना, पॉइंट बिंदु ABCD। ऐसे ही ऑर्डर में हम लोग हमेशा रखेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मत यूज करने का, ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया, सी यहाँ रख दिया, डी यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, हमेशा ऐसे ही लेकर चलेंगे। देखो यहाँ ABCDE है ना, इसी ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रखेंगे। क्या? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। पॉइंट्स हमेशा रखेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अब आते हैं, अब जैसे ही विकर्ण हम खींचे BD, तो ये दो त्रिभुज में बढ़ गया। एक त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज, त्रिभुज को ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ABD, या आप सिंबल ना यूज करो तो सीधा लिखो त्रिभुज, है ना, और ABD। और दूसरा त्रिभुज कौन हो गया? दूसरा त्रिभुज हो गया BCD। दूसरा त्रिभुज हो गया BCD। अब देखो इस वाले में, प्रथम त्रिभुज में, त्रिभुज हम सिंबल यूज करेंगे, अभी लिख दे रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में हम क्या देख रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, अभी बता दिए ना ये वाला, तो बस इसी को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक, के एंड एंगल ADB बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1। उसी तरीके से दूसरे वाला त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल 3 बन रहा है इसमें, अब 3 इसमें हम लोग लिए थे अभी, है ना, 3 इसमें लिए थे, अब इसमें भी 3। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB, ये कितना होगा? 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर हम क्या देख रहे हैं कि हमको मिल रहा है एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB। और इधर हो गया, दूसरा तरफ हो गया 180 प्लस 180। तो
अब देखो, इसको हम लोग एंगल ए तो लिख ही सकते हैं, है ना, क्योंकि जो अकेला एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ए बी डी और बी डी सी, ये देखो ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, वापिस बन जाएगा ना। अब इसको एक जगह लिख देते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं, एक जगह, जैसे इसको और इसको एक जगह, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया तो एक जगह हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ देखो सी को भी तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, ना, सी, सिर्फ सी, तो एंगल सी कर दिया। और ये बाकी जो ये दोनों बचा हुआ है, इन दोनों को आपस में ऐसे ही एक जगह कर देंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी सी, हो गया। इधर हो गया 360 डिग्री। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब इसको हम लोग एंगल बी लिख सकते हैं और इसको हम लोग एंगल डी लिख सकते हैं, जो बीच वाला है उसी के नाम से। तो हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो अब हम कहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हो गया चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो त्रिभुज का कितना होता है, 180, चतुर्भुज का 360। अब इसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो क्या देख रहे हैं कि हमको एक पैटर्न मिल जाता है। जैसे इसका 180 हुआ है ना, दूसरे का 360 हुआ, तीसरे का 540 हुआ, चौथे का 720 हो रहा है, पांचवें का 980 हो रहा है ना, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रेंगल बढ़ता जा रहा है। तो अब इसको हम लोग कहते हैं कि भाई इसका मतलब है कि ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग होगा 2n+1। ये फॉर्मूला अब आपके हाथ में आ गया ना, कितना, 2n प्लस माइनस 2, समकोण सामान्य कोण वाला, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, गुने 90, या इसी को चेंज कर दो तो हो गया n-2 इंटू 90 दूनी 180, है ना। तो याद रखना है कि समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण मतलब, एक समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है, और दो समकोण 180 डिग्री, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 180 हो जाएगा। तो अब याद रखना है, अब जैसे त्रिभुज का है तो त्रिभुज में आपको खाली भुजा याद करना है कि कितना भुजा दिया है, 1 2 3, बस इस फॉर्मूले पर रख दो, 3-2 गुने 180 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग कितना हो गया, अंतःकोणों का योग हो गया
3 माइनस 2 यानी कि 1 गुने 180 यानी 180 डिग्री, जो कि हम लोग जानते ही हैं। अभी हम लोग उसका निकाले 360 चतुर्भुज का, तो 4 रख के देख लो कितना हो जाएगा। 4 माइनस 2 इंटू 180, तो 4 माइनस 2 हो गया 180, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 180, 180 हो गया तो 360 हो गया। अब जैसे इस प्रश्न में देखो, कुल भुजाओं की संख्या 9 हो तो अंतः कोणों की माप का योग बताइए। तो अब n हमारा कितना हो गया 9 हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, हम लिखेंगे अंतः कोणों का माप बराबर अंतः कोणों की माप बराबर कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180। अब n के जगह पर रख दो 9, तो 9 माइनस 2 गुने 180। अब ये हो गया 7। अब हम लोग 180 को 7 से गुना करेंगे, तो 0 7 0 0, 8 7 56 के 6, हाथ में बचा 5, 7 इक्कीस 7 और 5 12, तो हो गया 1260 डिग्री। तो आंसर हो गया 1260 डिग्री। ठीक है, निकल जाएगा। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, तब तक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम मन लगा कर पढ़ो। ठीक है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार।